में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबा केसरी। विमल नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात यूक्रेन के उस 550 दिनों वाले सीक्रेट प्लान के आफ्टर इफेक्ट की। रविवार को रूस के 4 अहम एयरबेसेस पर उस वक्त चक्रव्यूह में फंस गया जब आसमान में अचानक यूक्रेनी ड्रोन मंडराने लगे और देखते ही देखते बड़े से बड़े स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स जलकर खाक हो गए। यह हमला सामान्य नहीं था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब में जो तरीका अपनाया गया वो किसी जासूसी फिल्म जैसा ही है। रूस के एयर पावर पर सीधा अटैक 3 साल से चल रही इस जंग को निर्णायक मोड़ पर ले आया है। पुतिन गुस्से में है, काउंटर अटैक शुरू हो गए हैं, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या अब बौखलाए पुतिन न्यूक्लियर बटन दबाएंगे? क्या इसमें यूक्रेन अकेला था या नाटो देशों के सहयोग से अटैक हुआ है? खबर के हर पहलू पर आपको जानकारी देंगे। दूसरी खबर पाकिस्तान में बिगड़े हालातों की है। पाकिस्तान एक तरफ तो भारत को घेरने में लगा रहता है, प्लान बनाता रहता है, वहीं वो खुद ही अपने घर में घिरा हुआ है। भारत को छोड़कर उसे पहले बलूचिस्तान को देखने की जरूरत है, जहां बलूच विद्रोहियों ने शहबाज शरीफ और आसम मुनीर की रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर रखा है। वो न सिर्फ इलाके में जगह जगह बमबारी कर रहे हैं, बल्कि उसकी वीडियोस जारी करके दिखा रहे हैं कि कैसे उनका कब्जा बढ़ता जा रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने अब 3 शहरों के कई इलाकों पर कब्जा होने का दावा कर दिया है। इस खबर पर भी डिटेल आपको देंगे। और आखिर में बात आपसे जुड़ी खबर की। आजकल सब कुछ एक क्लिक पर ऑनलाइन मिलता है। यही वजह है कि ऑनलाइन सामान मंगवाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। घरेलू सामान हो या फिर खाने पीने की चीजें, फल, सब्जी, सब कुछ एक क्लिक पर कुछ ही मिनटों में घर पर आ जाता है। हालांकि हम ये नहीं जानते कि जो सामान आ रहा है वो कैसा है, कितना पुराना है, किस क्वालिटी का है। तो अगर आप भी ज़ेप्टो से ऑर्डर करते हैं या इसी तरह की किसी एप्लीकेशन से खाना मंगवाते हैं, डिलीवरी फास्ट करवाते हैं, तो ऐसी डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खाना आपको बीमार करने के लिए काफ़ी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, डिटेल में आपको बुलेटिन के आखिर में बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात रूस यूक्रेन वॉर के डिसाइडिंग फेज की करने वाले, क्योंकि अभी जो हालात बन रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अब परमाणु बटन दबने वाला है, क्योंकि यूक्रेन ने ऐसा अटैक किया जो शायद रूस ने सोचा नहीं था और उसे अब मजबूर कर दिया आगे एक्शन लेने का। बात सबसे पहले देशों की मध्यस्थता के बाद आज तुर्की में इस्तांबुल में वो बैठक होने वाली, जिसका इंतजार शायद सारा देश कर रहा था, सारी दुनिया कर रही थी। कम से कम यूक्रेन और रूस के लोग तो कर ही रहे थे, क्योंकि 3 साल से ये युद्ध चल रहा है। लेकिन उससे एक दिन पहले यूक्रेन ने, ज़ेलेंस्की ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। रूस के अंदर घुसकर एक तरह से ड्रोन अटैक करके भीषण तबाही मचाई है। लेकिन इस तबाही ने अब रशिया को गुस्सा दिला दिया है। पुतिन आग बबूला हो गए हैं और आग बबूला इस कदर हुए हैं कि अब वो कुछ भी करने पर आमादा है बदला लेने के लिए। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 की नौबत अब आने वाली है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि 3 साल से चल रहे इस युद्ध में जो इस बार हुआ है वो सबसे बड़ा झटका है रशिया के लिए, क्योंकि जो तस्वीर शायद रशिया ने सोची नहीं थी वो तस्वीर निकलकर सामने आई है। जरा जानकारी आपको देते हैं कि हुआ क्या है, पहले जान लीजिए। क्योंकि कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव करने की तैयारी रूस कर रहा है। यूक्रेन ने रूस पर अटैक किया और रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि भी कर दी है। रूस के 5 सैन्य एयरबेसेस को निशाना बनाया गया है। रूस के 41 विमानों को नुकसान पहुंचा इससे। यूक्रेन की तरफ से रूस पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वैसी तस्वीर सामने आई है। चलिए आपको जरा बताते हैं कि कहां और कैसा अटैक हुआ। आप समझिए कि यूक्रेन वो देश है जिसके पास एयर डिफेंस नहीं, इस तरह से कहें कि उनके पास एयरफोर्स नहीं है। तो ऐसे में कैसे, कितनी दूरी पर यह अटैक हुआ, पहले ये देखिए, फिर बताएंगे कैसे स्ट्रैटेजिक अटैक किया। चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रखते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये छोटा सा यूक्रेन है और ये रशिया है। और कहां अटैक हुआ है? सबसे पहले बेलाया एयरबेस पर अटैक हुआ है, जिसकी दूरी 4300 किलोमीटर है।
डायगिलेवो एयरबेस पर जो अटैक हुआ 2161 किलोमीटर की दूरी है यूक्रेन से। इवानोवा एयरबेस जो है वो 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे बढ़े और बात करें अमूर एयरबेस की तो 6162 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं ओलान्या एयरबेस 3674 किलोमीटर की दूरी पर। आप सोचिए, जिस देश के पास, जिस छोटे से देश के पास अपनी एयरफोर्स नहीं है, ना बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलें, उसने ये अटैक कैसे किया कि रशिया के अलग अलग एयरबेसेस पे बकायदा पिन पॉइंट अटैक किया गया। और दूरी भी आप देखिए, मैक्सिमम दूरी की बात करें तो 6162 किलोमीटर की दूरी है। ये अटैक हुआ कैसे? अब आपको ये समझने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत स्ट्रैटेजिक मूव रहा है। पहले तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर देखिए, रूस पर कैसे बड़ा हमला हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं, ये जो धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं, ये असली कहानी कहता है कि कितनी तबाही हुई है। क्योंकि बहुत सारे बॉम्बर्स थे यहाँ पर जो पूरी तरह से तबाह हो गए, फाइटर जेट्स तबाह हुए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये कहानी बयां कर रहा है कि ये अटैक बहुत भीषण और बहुत भारी रहा है रशिया के लिए, बहुत नुकसान पहुंचाने वाला। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये जो पूरा धुएं का गुब्बार आप इतना देख रहे हैं, ये इनका एयरबेस है जो पूरी तरह से तबाह हुआ और ये धुआं आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बता रहा है कि बहुत भारी तबाही हुई है, बहुत नुकसान पहुंचा है। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जरा जेट की तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये एयरबेस पर जो फाइटर जेट था वो पूरी तरह से स्वाहा हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया है, तबाह हो गया है, धुएं में तब्दील हो गया, मलबे में तब्दील हो गया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बहुत सोच समझ के यूक्रेन ने जो टाइम लिया है ना, जो टाइम लिया है वो बहुत सोच समझ के अटैक करने में लिया है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, जरा सैटेलाइट तस्वीर अब देखिए। ये जो आप गोल घेरे देख रहे हैं, इसमें जो डिस्ट्रॉय हुए हैं इनके Tu-95 की बात करें वो देखिए, यहाँ पर ये देखिए डैमेज्ड, ये जो पूरा आप मलबा देख रहे हैं, ये हालत बता रहा है कि Tu-95 इनका ध्वस्त हो गया है। और ये बहुत बड़ी बात है एक छोटे से देश यूक्रेन के लिए। अगली तस्वीर देखिए, Tu-22M3 ध्वस्त हुआ है, देखिए डिस्ट्रॉयड पॉसिबल Tu-22M3, ये देखिए, ये 3 तस्वीरें ये बताती है कि हालात कितने बुरे हो गए रशिया के लिए। जो रशिया सोचता था कि वो इतना ताकतवर है कि वो युद्ध यूं ही खत्म कर लेगा, उसके आगे यूक्रेन क्या अपने दम पर ये कर रहा है? क्या ये अकेले संभव है? इन तमाम सवालों का जवाब तो हम आपको देंगे, लेकिन यूक्रेन ने अटैक कैसे किया, 1.5 साल का जो प्लान बनाया था वो कितना घातक रहा रशिया के लिए, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जानकारी आपको देते हैं, 3 साल से देखिए रूस यूक्रेन जंग जारी है, ये हम देख रहे हैं, और 1.5 साल तक यूक्रेन ने इस अटैक के लिए, जो अटैक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, 1.5 साल तक इसके लिए यूक्रेन ने तैयारी की है। इस ऑपरेशन में फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, कामिकाज़ भी इसे कहते हैं, और ये ड्रोन ट्रकों में बने लकड़ी के मोबाइल कैबिन में रखा गया था। क्योंकि यूक्रेन के पास कोई अपनी एयरफोर्स नहीं है, उसने ड्रोन के से ये अटैक किया और बहुत स्ट्रैटेजिक है। आप समझिए, फर्स्ट पर्सन जो ड्रोन अटैक है वो ट्रक में छिपाकर रूस के अंदर भेजा गया, सड़क के रास्ते से रूस के अंदर पहुंचा और सही समय पर हमले को लॉन्च किया गया। यानी इसकी टाइमिंग देखी गई है, कितना भीषण ये अटैक हो सकता है, इसको प्लान किया गया और 1.5 साल का लंबा समय सिर्फ इसके लिए लिया गया। आपको जरा एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि आप समझें कि ये लाया कैसे गया, ये लाया कैसे गया है ड्रोन। जरा आपको दिखाते हैं, तस्वीर देखिए, ट्रक से लॉन्च किया गया ड्रोन, ये देखिए, ये ट्रक से लॉन्च किया गया। और बड़ी बात ये है कि जिन ट्रक से ये लॉन्च किया जा रहा था वो बिल्कुल जो स्ट्रैटेजिक इनके एयरबेसेस थे उसके पास पहुंचकर ये धमाका हो रहा था। इन्हीं ड्रोन्स ने तबाही मचाई है और ट्रक से इन्हें लॉन्च किया गया है। यानी ट्रकों में ये ड्रोन भरकर रखे गए थे और लोकेशन के पास ले जाने के बाद इन्हें उस लोकेशन पर जाकर अटैक किया गया। अगली तस्वीर देखिए, सैकड़ों ड्रोन्स हैं जिनके जरिए ये अटैक किया गया। ये देखिए, सैकड़ों ड्रोन्स हैं जिन्होंने तबाही मचाई है। एक टारगेट पर 30 ड्रोन, आप समझिए, एक टारगेट पर 30 ड्रोन अगर अटैक कर रहे हैं तो नुकसान तो होना तय। और ये वो ड्रोन्स हैं जो बहुत दूर बैठकर ऑपरेट किए जा रहे हैं। हमने आपको बताया कि कितनी दूरी है यूक्रेन से यहाँ की, अगर देखें तो आप समझिए कि एक टारगेट पर 30 ड्रोन धड़ाधड़ ये फायर कर रहे हैं, तो यानी ये स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन रशिया के पास S-400 है, वही S-400 डिफेंस सिस्टम जिसने भारत का बहुत साथ दिया जब पाकिस्तान ने हम पर ड्रोन अटैक किया। लेकिन एक कमी थी, वो भारत का टच नहीं था रशिया में। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं जरा आपको बताते हैं। यूक्रेन ने चालाकी की है, यूक्रेन ने कई सफल ड्रोन हमले किए हैं, आपने देखा कैसे तबाही मची है। S-400 को चकमा देने में यूक्रेन कामयाब रहा है। इस बार
FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, फर्स्ट पर्सन यूज जो हम आपको बता रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ चालाकी भी दिखाई है यूक्रेन ने। ड्रोन यूक्रेन से नहीं बल्कि रूस से ही लॉन्च किए गए, यानी दूर से नहीं आ रहे थे, रशिया के अंदर भीतर से ही आ रहे थे। ट्रकों में छिपाकर ड्रोन रूस पहुंचाए गए, जो जानकारी हम आपको दे रहे थे। और ड्रोन अगर ज्यादा ऊंचाई से आते हैं तो S-400 ट्रैक कर लेता, उन्हें ट्रैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे में S-400 हवा से आने वाले खतरों को ट्रैक करता है, ये हम जानते हैं, लेकिन सड़क या जमीनी रास्ते से हथियार जो आते हैं वो चकमा दे सकते हैं, और इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। हम कैसे बचे, हम कैसे S-400 का इस्तेमाल कर रहे हैं? भारत ने अपना दिमाग लगाया, इसलिए पाकिस्तान कोई चालाकी नहीं कर पाया। जरा आपको फर्क बता देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। भारत ने S-400 की तकनीक को दरअसल अपग्रेड किया था। S-400 के साथ हमने मल्टी लेयर रक्षा प्रणाली लगाई थी। आकाश तीर का हम जिसका जिक्र करते हैं, जो हमारा इंडिजिनियस मेक इन इंडिया वाला डिफेंस सिस्टम है, उसको हमने साथ में अटैच किया था। सिर्फ S-400 पर हम भरोसा करके नहीं चल रहे थे, उसको साथ में अटैच किया था। जबकि रूस ने सिर्फ S-400 को अकेले तैनात किया, अक्सर वो अकेले ही तैनात करता है, जिसकी वजह से ये स्थिति आई। पाकिस्तान के अगर हम बताएं हमले में ड्रोन जो तादाद थी वो 50 प्लस थी, 50-60 ड्रोन आते थे एक एरिया में, लेकिन यूक्रेन ने एक बार में 100 से ज्यादा ड्रोन भेजे, और वो भी सड़क से या जमीन से भेजे, इसलिए ये हालात बने। और आप समझिए कि रशिया अब समझ रहा है कि भारत के साथ मिलकर काम करना होगा, यही वजह है कि S-500 भी अब रशिया भारत के साथ मिलकर विकसित करने की बात कर रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं, जहां आपको बताएं थोड़ी देर में रूस और यूक्रेन की शांति वार्ता होने वाली है। ये शांति वार्ता उस मौके पर हो रही है जिसके लिए बहुत लंबे समय से कोशिश की गई थी, लेकिन उससे एक दिन पहले यूक्रेन ने जमकर तबाही मचाई है, जमकर तबाही मचाई है। तुर्की में देखिए, दोनों देशों के बीच शांति वार्ता हो रही है। इस्तांबुल में बताया जा रहा है कि ये बातचीत हो रही है, और इसके लिए बहुत सारे देशों ने पहल की, तब जाकर ये शांति वार्ता हो रही है। लेकिन अब इस शांति वार्ता का क्या एक तरह से नतीजा निकलेगा, ये देखने वाली बात है। और हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ट्रक से ये ब्लास्ट करवाए गए हैं। ये तस्वीर देखिए, दरअसल जिस ट्रक में ये ड्रोन होते थे वो पहले अटैक करते थे, और उसके बाद उस पूरे ट्रक में खुद ब्लास्ट हो जाता था, जिससे कि कोई भी साक्ष्य ना बचे। ये अपने आप में बहुत स्ट्रैटेजिकली काम करने वाली बात है। देखिए, सेल्फ ब्लास्ट हो जा रहा है, ड्रोन लॉन्च करने के बाद ट्रक में सेल्फ ब्लास्ट हो जा रहा है, यानी कोई साक्ष्य ना बचे, इसकी भी तैयारी यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। जरा अगली तस्वीर दिखाई, ये देखिए, जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद पुतिन ने बैठक बुला ली, हाई लेवल मीटिंग बुलाई, और क्रेमलिन को पूरी तरह से कहा गया कि इमरजेंसी मोड में आना है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उसके बाद क्रेमलिन इमरजेंसी मोड में आ गया, पुतिन ने बैठक बुलाई। लेकिन पुतिन ने इसके बाद क्या किया, इसके बाद काउंटर अटैक हुआ, और उसके बाद आगे की रणनीति भी तय हुई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं रूस के चालियाबेंस में ही सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। ये बड़ा अपडेट सूत्रों के हवाले से मिल रहा है कि करीब 3.5 लाख रूबल में किराए पर यह कमरा लिया गया था, और किराए के कमरे में ड्रोन असेंबल किए गए थे। उन्हीं ड्रोन से कल एयरबेस पर अटैक हुआ था। तो 3.5 लाख रूबल में बताया जा रहा है कमरा किराए पर लिया गया, और यहां पर ड्रोन असेंबल किए गए। इन्हीं ड्रोन्स के जरिए अटैक हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, ये खुलासे अब हो रहे हैं। इस बीच आपको बताएं कि हाई लेवल बैठक होती है रशिया में, और उसके बाद रणनीति तैयार होती है काउंटर अटैक की। क्या करता है रशिया, जान लीजिए। यूक्रेन के हमले के बाद रूस का पलटवार देखा गया। रूस ने यूक्रेनी सेना पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है, और एक ही दिन में 472 ड्रोन और 7 मिसाइलें दागी गई। हमले में यूक्रेन के 12 सैनिक मारे गए हैं, 60 से ज्यादा सैनिकों के घायल होने की खबर है। यूक्रेनी सेना के वरिष्ठ कमांडर मिखाइलो ने इस्तीफा दे दिया है इस तरह की तस्वीरें आने के बाद, और अभी ये जंग और तेज होने की पूरी आशंका जाहिर की जा सकती है, क्योंकि अब रूस ने पलटवार जो किया उसके बाद ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन कहीं ना कहीं अपनी जो छुपाई हुई रणनीति है उसके तहत काम कर सकता है। जरा आपको रशिया के अटैक की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये रशिया ने कैसे पलटवार किया। ये जो धुआं आप देख रहे हैं, पूरा जो ब्लास्ट हो रहा है, ये रशिया ने अब एक्शन लिया। रशिया इससे पहले डिफेंसिव मोड में था, लेकिन अब अटैकिंग मोड में आ चुका है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि रशिया अब स्ट्रैटेजिकली मूव कर रहा है। एक एक चीज देख रहा है कि कैसे अब यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो आज शांति वार्ता हो रही है उसका नतीजा क्या निकलेगा, इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि रशिया गुस्से में, और रशिया गुस्से में जब है तो रशिया क्या कोई एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है, क्योंकि इस घटना को कंपेयर किया जा रहा है पर्ल हार्बर से,
जरा आपको बताते हैं पर्ल हार्बर की जो घटना हुई थी और इस घटना में कितनी सिमिलैरिटीज हैं आप समझिए। हमलावर देश पर्ल हार्बर में जापान था और यहाँ पर यूक्रेन है। उस वक्त जापान का टारगेट यूएस नेवी थी, इस वक्त यूक्रेन का टारगेट रूस के एयर बेसेस हैं, जो हमने आपको बताया 5 एयर बेसेस। हमले का तरीका क्या था? फाइटर जेट से बमबारी की गई थी जापान की तरफ से, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यूक्रेन के पास फाइटर जेट्स नहीं है, उसने ट्रकों से ड्रोन का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमला किया है। लेकिन नुकसान क्या हुआ था पर्ल हार्बर में? 8 युद्धपोत, 188 एयरक्राफ्ट, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और उसके बाद परिणाम उसको आया था वर्ल्ड वॉर 2 के तौर पर। वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गया था, पूरी दुनिया तहस नहस हो गई थी। इसका ऑपरेशन जो चला यूक्रेन का, ऑपरेशन स्पाइडरवेब, इसमें 41 फाइटर जेट्स का नुकसान है और अभी ये शुरुआती आकलन है, हो सकता है इससे ज्यादा नुकसान हो। और ऐसे में अब क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? जवाबी हमले की तैयारी क्योंकि अब रशिया कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। लेकिन अगर आप समझिए कि ये जो हालात बन रहे हैं, ये तो डरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रूस क्या न्यूक्लियर अटैक कर सकता है? क्या इतने गुस्से में आ गया रूस कि अब न्यूक्लियर बटन दब सकता है? क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले अपनी डॉक्ट्रिन में बहुत सारे चेंजेस रशिया ने किए थे। क्या कुछ चेंजेस किए थे, क्या बदलाव हुए, जरा जान लीजिए। रूस के पास बड़ा परमाणु हथियारों का भंडार है, ये हम सभी जानते हैं। और रूस ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जो इनका डॉक्यूमेंट होता है जिसके हिसाब से ये न्यूक्लियर हमला करने का पूरा फैसला लेते हैं, उसमें चेंजेस किए। साल 2020 में न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में संशोधन किया गया, बदलाव किए गए हैं और राष्ट्रपति पुतिन ने 6 पन्नों के आदेश में डॉक्ट्रिन का निर्धारण किया, उन्होंने तय किया। 6 पन्नों के आदेश में 4 अहम पॉइंट्स का जिक्र है और ये जो 4 अहम पॉइंट्स हैं, यही कहते हैं कि सब कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि संशोधन तो किए गए और आगे भी संशोधन करने का पूरा हक रशिया के पास है। तो ऐसे में क्या वो मौका आने वाला है जहां रशिया कोई बड़ा संशोधन करे? लेकिन जो 4 संशोधन है, उसमें जो चौथा पॉइंट है वो यूक्रेन के लिए खतरा है। 4 संशोधन क्या किए गए 2020 में, चलिए फटाफट आपको बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। रक्षा के लिए परमाणु हथियार इस्तेमाल के जो फैसले हैं, रूस केवल आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार का प्रयोग करेगा, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अस्तित्व की रक्षा के लिए रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर हथियारों का इस्तेमाल हो अगर, तब वो अटैक कर सकता है। रूस के अस्तित्व की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल वो कर सकता है, ये रशिया ने डिसाइड किया। तीसरा पॉइंट क्या है? सहयोगियों की रक्षा के लिए, यानी जो एक तरह से फ्रेंड्स हैं या फ्रेंडली नेशंस हैं, उनके लिए रूस अपने सहयोगी देशों की रक्षा के लिए परमाणु हथियार प्रयोग कर सकता है। लेकिन अब ये जो चौथा पॉइंट है, यहीं पर खेल बिगड़ सकता है यूक्रेन के लिए। एक पॉइंट ये डाल दिया रशिया ने अपनी डॉक्ट्रिन में कि अपरिहार्य परिस्थितियों में, यानी अचानक ऐसी कोई स्थिति आए, अब क्या क्या स्थिति है, रूस ने कुछ अपरिहार्य हालातों का भी जिक्र किया है, बताया है, जिनमें वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। सामूहिक विनाश के हथियारों का इस्तेमाल होने पर रूस के सामरिक ठिकानों पर हमले की स्थिति में, सामरिक ठिकाने समझ रहे हैं आप, एयर बेसेस पर हमला करना, सामरिक ठिकानों पर हमला करना है। और 2020 में जो चेंजेस किए गए हैं डॉक्ट्रिन में, उस मुताबिक अगर चला रशिया तो अटैक कर सकता है, ये बिल्कुल क्लियर है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, जहां आपको बताया राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की, अगर रूस शांति चाहता है, शांति वार्ता रोकता है, तो कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं, रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए अमेरिका, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर शांति वार्ता रोकी जाती है तो कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि शांति वार्ता के लिए पहुंच तो गए हैं, लेकिन क्या बातचीत हो पाएगी, क्या कुछ नतीजा निकल पाएगा, उससे पहले ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर रशिया बातचीत नहीं करना चाहता तो कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप से ये ज़ेलेंस्की ने गुहार लगाई है। तो अगर रूस शांति वार्ता रोकता है तो कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात ये बता रहे हैं कि हालात किसी और भी मुड़ सकते हैं। जब पर्ल हार्बर से हम कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 2 टाइप का कहीं यहाँ पर भी रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि हालात वैसे ही हैं, हमला वैसा ही है। और यूक्रेन रशिया के मुकाबले कमजोर जरूर है, लेकिन उसने इतना बड़ा हमला करके ये बता दिया है कि वो अगला कदम और बड़ा ले सकता है। ऐसे में रशिया बहुत गुस्से में है, पुतिन कुछ भी करने पर आमादा है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3 साल से जंग जारी है।
काफी कोशिशों के बाद रूस शांति वार्ता के लिए तैयार हुआ। रूस और यूक्रेन में समझौता कराने के लिए इस्तांबुल में पीस मीटिंग बुलाई गई, लेकिन जेलेंस्की की हिमाकत ने रूसी राष्ट्रपति का गुस्सा बढ़ा दिया है। जिस वक्त दुनिया को लग रहा था कि शांति पर अब बात बन जाएगी, उस वक्त जेलेंस्की के जंग के फितूर ने दुनिया के सामने परमाणु खतरे की दस्तक दे दी है। रूस ने साल 2020 में ही अपनी परमाणु नीति में बदलाव किए थे। पश्चिमी देशों से यूक्रेन की बढ़ती नजदीकी को रूस पहले ही भांप चुका था, जिसके चलते राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जून 2020 में न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का निर्धारण किया, जिसमें एक खास क्लॉज जोड़ा गया। इस क्लॉज के मुताबिक रूस के सामरिक ठिकानों पर हमला होते ही रूस परमाणु हथियार के इस्तेमाल के लिए सोच सकता है। हालांकि रूस शुरू से कहता रहा है कि यूक्रेन से जीतने के लिए उसे परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं है, लेकिन नाटो देशों की शह पर यूक्रेन जिस तरह रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, वो रूस को मजबूर कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के अलावा सोवियत संघ के हथियार नियंत्रण का काम संभाल चुके निकोलाई सोकोव के बयानों पर भी नजर डालने की जरूरत है। सोकोव कह चुके हैं कि परमाणु हथियार को मत भूलिए, बहुत सावधान रहिए। रूस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलावों की सार्वजनिक घोषणा नहीं करेगा। इसके बजाय रूस ये घोषणा कर सकता है कि उसने अपनी नीति बदल दी है, लेकिन नई नीति को गुप्त रखा जाएगा ताकि पश्चिम को संकेत मिल जाए और वो अंदाजा लगाने पर मजबूर रहे। इतना ही नहीं, साल 2024 में रूसी संसद की रक्षा समिति के प्रमुख ने भी कहा था कि अगर रूस को लगा कि खतरा बढ़ रहा है तो वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के निर्णय लेने के समय को कम कर सकता है। मतलब साफ है कि रूस को पता है कि वो सिर्फ यूक्रेन से नहीं लड़ रहा है, बल्कि उसकी लड़ाई अप्रत्यक्ष दुश्मनों से भी जारी है। रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें बदलाव की संभावना वैश्विक हालात पर निर्भर करती है। कल से पहले तक रूस की नीति रक्षात्मक थी, लेकिन जेलेंस्की ने जो किया है उसके बाद रूस आक्रामक है। और अगर इस बार रूस ने अपनी न्यूक्लियर नीति में बदलाव किया तो हो सकता है कि दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच जाए। यूक्रेन की इस गुरिल्ला ड्रोन वॉरफेयर से ये साफ है कि आने वाले समय में युद्ध की तस्वीर बदल सकती है। माना जा रहा है कि यूक्रेन रूस में इतना बड़ा हमला अपने दम पर नहीं कर सकता। इसके पीछे यूरोप और नाटो देशों का षड्यंत्र होने का शक है। रिपोर्ट के मुताबिक नाटो ने ही यूक्रेन को इंटेलिजेंस दिए, नाटो ने ही सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन को लोकेशंस दी। इन्हीं की मदद से यूक्रेन ने रूस के एयरबेस को जलाकर राख कर दिया। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि नाटो ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक किया। मौजूदा हालात ये बता रहे हैं कि रूस के दुश्मन बढ़ गए हैं और ऐसे में रूस अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने घातक हथियारों के इस्तेमाल के लिए मजबूर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बताया यूक्रेन के कई इलाकों पर रशिया ने कब्जा कर लिया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट जो मिल रहा है, यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है। सूमी और वोल्चर्स पे कई क्षेत्रों में कंट्रोल ले लिया है। करीब 191 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रशिया ने नियंत्रण कर लिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, क्योंकि रशिया अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। रशिया का ये मानना है ये जो अटैक हुआ है इसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा और ऐसे में अब ये 191 वर्ग किलोमीटर पर यह अटैक हुआ है। एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, यूक्रेन के यूएवी कंट्रोल पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। क्रोस्नोअमैक्स में रूसी सेना ने हमला किया है और T-72B3M टैंकों से रूसी सेना ने अटैक कर दिया है। तो यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में अब रूसी सेना तेजी से बढ़ रही है आगे और जो जानकारी मिल रही है T-72B3M टैंकों से रूसी सेना ने अटैक किया है और यह अटैक बहुत भारी पड़ रहा है यूक्रेन को। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रशिया बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया है, बहुत ज्यादा आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहा है, तो क्या अब और भी हथियार निकलने वाले हैं और ज्यादा तबाही होने वाली है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको बताते हैं, डिटेल देते हैं कि कौन कौन से खतरनाक हथियार अभी भी रशिया के पास है जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। अवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो है ध्वनि की गति से 20 गुना तेज उड़ता है। आप सोच रहे हैं
6000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। यानी यूक्रेन तो पूरा जद में ही है, छोटा सा यूक्रेन है। परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जा सकता है अपने साथ, परमाणु या पारंपरिक, आप समझ रहे हैं। दूसरा जो इनका सबसे खतरनाक हथियार है 9M730 बुरेवस्तिक, यानी परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल है ये, जो कि हजारों किलोमीटर तक उड़ सकती है और इसका भी इस्तेमाल संभव है। ये भी अभी इस्तेमाल नहीं की गई है। अगला जो खतरनाक हथियार है जरा आपको बताते हैं, क्योंकि लिस्ट लंबी है। इनके पास बहुत सारे ऐसे हथियार हैं रशिया के पास, जिनका इस्तेमाल अगर रशिया यूक्रेन पर कर देता है तो बहुत तबाही मचेगी। 3M22 ज़िरकॉन जो है हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है, इसका भी इस्तेमाल कर सकता है, 1000 किलोमीटर तक मार ये कर सकती है। इसके अलावा जल्दी से ग्राफिक्स बदलेंगे अमित, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां हैं कि H-47M2 किंजल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल तो यूक्रेन के पास है ही नहीं, ये 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। रशिया के पास पता नहीं कितनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल है। पोसाइडन की बात करें, परमाणु विस्फोट से सुनामी पैदा कर सकता है। ये सोचिए कितना खतरनाक हथियार है, सुनामी पैदा कर सकता है। पोसाइडन परमाणु संचालित ड्रोन समुद्र में तटीय शहरों को नष्ट कर सकता है, पूरी तरह से तबाह कर सकता है। अगला इनका खतरनाक हथियार RS-28 सरमत, ये भारी अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल है और 10 से 15 परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है। तो आप समझिए ये तमाम जो चीजें हैं, ये तो अभी इस्तेमाल ही नहीं की रशिया ने, लेकिन गुस्से में रशिया क्या इनका इस्तेमाल करेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस के लेनिनग्राद में भीषण आग और धुआं देखा गया है। लेनिनग्राद इलाके में भीषण आग और धुआं देखा गया, ये जानकारी मिल रही है। देखिए रशिया में भी लगातार यूक्रेन ऐसा लग रहा है कि स्ट्राइक कर रहा है। भीषण आग और धुआं देखा गया, 800 वर्ग मीटर में आग और धुएं का गुब्बार देखा जा रहा है। तस्वीर देखिए, ये रूस का लेनिनग्राद है और यहाँ पर आग और धुआं देखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी यूक्रेन अटैक कर रहा है। ये तस्वीर कम से कम यही कह रही है, हालांकि अभी हमें और जानकारी का इंतजार है, लेकिन तस्वीरें भीषण तबाही बता रही हैं कि यहाँ काफी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर अब अहम इसीलिए हो जा रही है क्योंकि इस तरह के नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बता रही हैं कि अभी ये युद्ध और भयंकर और भीषण हो सकता है। फिलहाल बात चल रही है, लेकिन बात का क्या निष्कर्ष निकलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तस्वीर देखिए, लेनिनग्राद की तस्वीर, जो काला धुआं उठता आप देख रहे हैं, आग के शोले आप उठते देख रहे हैं, ये बता रहा है कि बहुत भयंकर यहाँ पर अटैक हुआ है। तो बातचीत में क्या निष्कर्ष निकलता है इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का अब रुख कर रहे हैं। बात अब पाकिस्तान के हो रहे टुकड़ों पर करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में ऐसा लग रहा है कि BLA ने तो धावा बोल दिया है। जो पाकिस्तान पूरे दिन रात इसी में लगा रहता है कि कैसे भारत को घेरें, भारत पर अटैक करें, उन्हें अब अपने घर की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान तो उनके हाथ से लगभग फिसल गया है और इसको लेकर लगातार BLA लड़ा के दावा भी कर रहे हैं, तस्वीरें भी साझा करें। चलिए फटाफट से ये खबर आपको बताते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान फंस चुका है। जिस आतंक को वो पालता पोसता था, वो अब उसके गले की फांस बन गया है और पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपने देश को अपने हाथ से फिसलने से वो बचाए। यही वजह है कि पाकिस्तान से आ रही तस्वीरें कहीं ना कहीं उसे डराने वाली है। मुनीर और शाहबाज की नींद उड़ी हुई है बलूचिस्तान की वजह से। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, डिटेल जरा देख लीजिए। ये आप जो देख रहे हैं, ये 3 शहर देखिए, क्वेटा, मस्तुंग और सुराब। सुराब पर कब्जे का दावा पहले ही 30 मई को कर दिया गया था और अब कहा जा रहा है कि मस्तुंग और क्वेटा के कई सारे ऐसे इलाके हैं इन 3 शहरों के, जो अब बलोच लड़ाकों के हाथ में है, बलोच लिबरेशन आर्मी के हाथ में। और ये जो दावे हैं, ये डरा रहे हैं पाकिस्तान के उन हुक्मरानों को जो बड़ी बड़ी बातें करते थे भारत के खिलाफ, क्योंकि उनके अपने देश में हालत खराब है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए मस्तुंग पर BLA का कब्जा कैसे हो गया, ये तस्वीर देखिए। यहाँ पर ये धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं, क्योंकि BLA लड़ाके लगातार अटैक कर रहे हैं और कब्जा करते जा रहे हैं, कब्जा करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये मस्तुंग की तस्वीर है, 3 शहर जो हम आपको बता रहे हैं उनमें ये मस्तुंग की तस्वीर। अगली तस्वीर देखिए, मस्तुंग पुलिस स्टेशन पर कब्जे का दावा किया गया है और पाकिस्तान के जो फौज हथियार, ये देखिए जो इनके हथियार थे वो सीज कर लिए गए हैं, रख लिए गए हैं। और ये हक्काल जो आप देख रहे हैं, ये खुद बलोच लड़ाकों का BLA का अपना एक नेटवर्क है जिसके जरिए वो तस्वीरें जारी करते हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि मस्तंग पुलिस स्टेशन पे हथियारों का पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। अगली तस्वीर देखिए, पुलिस चौकियों पर कब्जा कैसे, यहाँ पर मस्तंग के बाद देखिए पुलिस चौकियों पर कब्जा कर लिया, यानी पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया है। पुलिस स्टेशन में आग लगाई है, यानी शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं।
तो ये हालात इस वक्त बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में, मस्तुंग की हम बात कर रहे थे, मस्तुंग पूरी तरह से अब बलोच लड़ाके के हाथों में जाते दिखाई दे रहा है। हो क्या रहा है जरा आपको डिटेल दे देते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। बलोच लिबरेशन आर्मी की पाकिस्तान के खिलाफ बगावत देखी जा रही है। 48 घंटे में 3 शहरों के कई इलाकों पर कब्जा इन्होंने कर लिया है। बलोच लड़ाकों का क्वेटा, मस्तुंग, सुराब पर कब्जे का दावा है और बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया है। लड़ाकों ने पुलिस के वाहनों को आग के हवाले कर दिया और वहां पर एक तरह से अपने लड़ाकों को तैनात कर दिया गया। ये हालात बने हुए हैं। जरा आपको दिखाते हैं कि बीएलए ने पोस्ट करके क्या दावा किया है, क्योंकि बीएलए लगातार बता रहा है कि कैसे वो बलूचिस्तान में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जरा पोस्ट देखिए, ये जो पोस्ट है बलोच लिबरेशन आर्मी, ये 1 तारीख की प्रेस रिलीज है, यानी कि आज की प्रेस रिलीज है और इस प्रेस रिलीज में बड़ी बातें कही गई हैं कि कैसे अब बलोच लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं और बलूचिस्तान की आज़ादी तक थमने वाले नहीं हैं। कम से कम वो यही बता रहे हैं कि हम आज़ादी जब तक नहीं मिल जाती तब तक थमेंगे नहीं। जानकारी आपको देते हैं बीएलए ने पोस्ट में क्या लिखा है। पोस्ट जारी करके उनकी तरफ से जानकारी ये दी गई है। बताया गया है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने सेना को निशाना बनाया है और मस्तुंग में लेवी बल के स्टेशंस और चौकियों पर नियंत्रण कर लिया है बलोच लड़ाकों ने। क्वेटा में सेना के एक एजेंट पर भी हमला किया गया है, ये भी बताया गया है। क्वेटा में जो अटैक किया गया उसकी जानकारी दी बीएलए ने। मस्तुंग में वली खान पुलिस स्टेशन पर भी नियंत्रण कर लिया है। एक स्टेशन की जानकारी ये दे रहे हैं। क्वेटा कराची मुख्य राजमार्ग पर भी लेवी की एक चौकी पर कब्जा कर लिया उन्होंने, अपने कंट्रोल में कर लिया। उस चौकी की बात करें, पुलिस स्टेशन और बल के वाहनों को जला दिया है और नष्ट कर दिया है। वहीं सुरक्षा कर्मियों से 6 हथियार भी जब्त कर लिए हैं बलोच लड़ाकों ने। तो बलोच लिबरेशन आर्मी बता रही है कि वो पूरे इलाकों पर अपना नियंत्रण करते जा रहे हैं, चौकियों पर कब्जा करते जा रहे हैं और मस्तंग के खड़कोचा इलाके में उन्होंने एक चौकी पर हमला किया और ये हमला 20 मिनट से ज्यादा समय तक चला है, यानी एक कन्फ्रंटेशन चला है जिसमें बलोच लड़ाकों ने स्वचालित और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया है। बीएलए एक एक चीज बता रहा है। 2 दुश्मन सेना के कर्मियों को मौके पर ही मार गिराने की बात भी बलोच लड़ाकों की तरफ से कही गई और पाकिस्तानी सेना को संपत्ति का भारी नुकसान उठाना पड़ा। बलोच लड़ाके ये बता रहे हैं कि उन्होंने कब्जा तो किया ही, नुकसान भी पहुंचा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी आपको बताया बलोच लिबरेशन आर्मी ने बड़ा दावा किया। पाकिस्तानी आर्मी का स्पेशल एजेंट उनके कब्जे में है, ये वो बता रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी का स्पेशल एजेंट बाबुल हसनी ढेर हो गया है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। क्वेटा के पास बाबुल हसनी के वाहन पर हमला हुआ और आईडी ब्लास्ट के जरिए यह अटैक किया गया है, जिसके बाद वो ढेर हो गया है। जो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि अटैक तो हुआ ही और वो ढेर हो गया है, ये अपडेट मिल रहा है। अब जरा आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये 30 मई की है, जो सुराब शहर की हम बात कर रहे थे। वहां पर जब ये शहर इनके नियंत्रण में आए, कई इलाके इनके नियंत्रण में आए, तो ये वो हथियार है, पाकिस्तानी हथियार और गाड़ियां जो कि बलोच लड़ाकों ने जब्त भी की और तस्वीर जारी की। दिन पर दिन ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। 30 तारीख ये तस्वीर देखिए। पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका इसे समझा जाए। आप जरा सुनिए कैसे अटैक करके आगे बढ़ रहे हैं। तो 30 मई की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बैंक के बाहर, बैंक्स पर, एक तरह से पुलिस स्टेशंस पर, हर चीज पर ये कब्जा करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में जो पाकिस्तान दूसरे देशों को दहलाने की सोचता है, उनको दहशत के साए में जीने पर मजबूर करता है, वही पाकिस्तान खुद घिर गया है अपने दुश्मनों से। और ये दुश्मन खुद उसी के बनाए हुए हैं जो धीरे धीरे अब मुश्किल खड़ी कर रहे हैं शहबाज और मुनीर के लिए। और शहबाज मुनीर को समझ नहीं आ रहा कि क्या बलूचिस्तान अब उनके हाथ में रह भी पाएगा। रिपोर्ट देखिए। बलोचों का बारूदी गुस्सा, कब्जा करेंगे हिस्सा हिस्सा। बलूच लिबरेशन आर्मी का रण, क्वेटा, मस्तुंग, सुराब पर नियंत्रण। पाकिस्तान में विद्रोह की लड़ाई तेज हो गई है। आजादी की आवाज बुलंद होती जा रही है और हाथ में बीएलए का झंडा लिए बलोच लड़ाके बलूचिस्तान के शहरों पर कब्जा करते जा रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि परमाणु हमले की धमकी देने वाला देश कैसे खुद ही अपने घर में घिरा हुआ है। फेक नैरेटिव फैलाने वाली मुल्ला मुनीर की सेना कैसे अपने ही देश में सड़कों पर पिट रही है।
दूसरे देश पर हमले का झूठा दावा करने वाला पाकिस्तान अब टुकड़े टुकड़े होने वाला है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने 48 घंटे में ही क्वेटा, मस्तूंग और सुराब के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। बीएलए के दावे के मुताबिक रविवार देर शाम मस्तूंग के कड़कुचा क्षेत्र में बलोच लड़ाकों ने एक सैन्य पोस्ट पर हमला किया। करीब 20 मिनट तक चली भारी गोलीबारी में पाकिस्तानी फोर्स को गंभीर नुकसान हुआ, जिसके बाद बलोच लड़ाकों ने पुलिस स्टेशन के पास मौजूद वाहनों में आग लगा दी और पूरे इलाके को घेर लिया। जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि बलोच स्वतंत्रता संग्राम के नए अध्याय की शुरुआत है, क्योंकि बलोच जनता लंबे समय से पाकिस्तानी सरकार और चीन पर उनके संसाधनों के शोषण का आरोप लगाती रही है। विकास के नाम पर बलोचों को हाशिए पर ढकेल दिया गया और यही कारण है कि अब एक एक करके बलूचिस्तान के शहर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद कर रहे हैं। बलोच लड़ाके खुलकर मुल्ला मुनीर की आर्मी और पाकिस्तान पुलिस का सामना कर रहे हैं। साफ है कि बलूचिस्तान में चल रही आजादी की लड़ाई ने पाकिस्तान की नींव को हिलाकर रख दिया है। इससे पहले 30 मई को भी बलोच लिबरेशन आर्मी ने सुराब शहर पर कब्जे का दावा किया था, जहां पुलिस स्टेशन, लेविस फोर्स की चौकियां, बैंक और सरकारी दफ्तर अब बीएलए के कब्जे में बताए जा रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि कैसे इस आजादी की लड़ाई के आगे मुल्ला मुनीर की सेना बौनी साबित हो रही है। वो कहावत है ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद गिर जाता है, और यही कहावत पाकिस्तान पर इस समय ठीक बैठती है, क्योंकि पाकिस्तान तो दूसरे देशों को दहलाने की साजिश रच रहा था, अपने पाले हुए आतंकियों से हमला करा रहा था। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें बलूचिस्तान के क्वेटा में हैंड ग्रेनेड से अटैक हुआ है। धमाके में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूर्वा बाईपास के पास बकरा मंडी में यह हमला हुआ है। तो ये तस्वीर देखिए, बलूचिस्तान के क्वेटा में हैंड ग्रेनेड से यह अटैक हुआ है और 30 मई की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां धमाके में एसएचओ सहित 3 लोगों के घायल होने की जानकारी मिले। यानी बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान अब पूरी तरह से घिरता दिखाई दे रहा है। क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी। वहीं इस्तांबुल में मीटिंग में क्या होता है रशिया और यूक्रेन का, इस पर भी अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए प्रहार में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी? विमल में गुलिस्तां के साथ जंग में अभी तक